हेलो गाइस, मेरा नाम है विनयकांत और आप देख रहे हैं एवीएस की पाठशाला। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरएनए है। आरएनए क्या होता है, आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन ये सब पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। और ऐसे ही ठोकर आज आप लोगों को मिल रही है। आपका स्कूल खुल नहीं रहा है, कोचिंग सेंटर्स नहीं खुल रहे हैं, आपकी पढ़ाई लगातार बाधित होती चली आ रही है, जिससे आप अपने आप को आगामी परीक्षा के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस समस्या का एक ही सलूशन निकल के आता है, ऑनलाइन स्टडी। लेकिन ऑनलाइन स्टडी पर भी एक समस्या है कि जैसे ही आप कोई टॉपिक या कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, यूट्यूब पे आपको हज़ारों टीचर मिल जाते हैं। आप किसी दूसरे चैनल का देखते हो, वो आपको समझ में आ जाता है, फिर सोचते हो कि शायद इससे अच्छा और मिल जाए, आप फिर दूसरे चैनल पे जाके देखते हो। और ऐसा करते करते आप कई सारे चैनल्स पे विजिट करते हैं और उसी टॉपिक पे कई बार आप दूसरे चैनल पे वीडियो देखते हो। और ऐसा करने से आपका समय बर्बाद होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे ही बने रहें। आपको किसी भी चैनल पर, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी चैनल आपको अच्छा लग रहा है, किसी भी चैनल की वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। 2-3 चैनल आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप उन चैनल पे लगातार बने रहिए और हर एक सब्जेक्ट का आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल पे ही देखिए, किसी अदर के चैनल पे आप जा कर के वीडियो देखिए। लेकिन एक बात और मेरी याद रखना कि अगर कोई नया चैनल है, अगर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रहा है पढ़ाने के लिए, तो आप ये मत देखिए कि उस चैनल पे जो एक वीडियो हमने देखा है उसके लाखों व्यूज़ हैं और एक जो नया चैनल शुरू हुआ है उसके 1000 व्यू हैं, 5000 व्यू हैं। तो ये मत सोचिए इसके इतने लाइक हैं, उसके इतने ज़्यादा लाइक हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचिए। आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, क्या वो आपको लगातार पढ़ा रहा है और क्या वो आपको सही तरीके से पढ़ा रहा है, बस इसकी आपको ज़रूरत है। और मैं आज आपको ये बात जो बता रहा हूँ बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बार बार चैनल बदलेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चैनल पे जाइए जहाँ पर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, जहाँ पे आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, वहाँ पर आप बने रहिए लगातार और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। सीरियसली बता रहा हूँ आपको, अगर आज आप नहीं अपने आप को सही करेंगे, स्ट्रिक्टली आप अपने आप को, अपनी पढ़ाई को नहीं केयर करेंगे, तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा और आप जो है आने वाली आगामी परीक्षा में जो आप चाहते हैं वो ऐसा आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरी एक ही आपसे स्ट्रिक्टली बात फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ कि आप एक ही चैनल पे जुड़े रहें। अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोज़ और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो आप बने रहिए चैनल पे और लगातार एक चैप्टर के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप लगातार देखते रहिए। यकीन मानिए कि आपको एक चैप्टर इस चैनल पर क्लियर कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी तैयारी करवाया जाएगा। आपको बताया भी जा रहा है कि कौन सा, किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप कंपटीशन के लिए भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं बताए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है आरएनए है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आप इसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं या इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। राइबो या राइबोज जो आरएनए होता है इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। जो 5 कार्बनी इसमें शर्करा पाई जाती है वो राइबोज शर्करा पाई जाती है, परंतु जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। और ये जो टॉपिक आपका आरएनए है ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिसमें भी जीएस पूछी जाती है, जनरल साइंस, उस सभी परीक्षाओं में आरएनए के बारे में ज़रूर पूछा जाता है।
तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आरएनए जिसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। दूसरी बात, अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज सेवेरा ओकोआ, रॉबर्ट होली तथा कार्ल बोसे, इन 3 वैज्ञानिकों ने आरएनए के बारे में बताया था, आरएनए को डिस्क्राइब किया था। परंतु सबसे पहले अगर बात करें तो फ्रेडरिक मिश्र ने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियन कहा था और उसी न्यूक्लियन में डीएनए और आरएनए थे। लेकिन जो खोज की बात करें तो सेवेरा ओकोवा, रॉबर्ट होली तथा कार्ल बोसे ने डीएनए के बारे में बताया था, डीएनए खोज किया था। ठीक है, और डीएनए की जो संरचना होती है वो आरएनए की जो संरचना होती है वो डीएनए की तरह ही होती है। डीएनए द्विसूत्री होता है, आरएनए एक सूत्री होता है। आरएनए क्या होता है? आरएनए एक सूत्री होता है। कहने का मतलब एक सूत्री का मतलब क्या है कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है वो एक ही होती है। परंतु कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जिनमें ये डबल हेलिक्स पाया जाता है, यानी द्विसूत्री पाया जाता है। द्विसूत्री आरएनए को पाया जाता है वुंड, ट्यूमर, वायरस। इसके अलावा राइस ड्वार्फ वायरस तथा माइक्रोफेज में, इन प्रकार के वायरस तथा जीवों में डबल हेलिक्स आरएनए पाया जाता है, द्विसूत्री आरएनए पाया जाता है। परंतु जो अधिकतर होता है आरएनए वो एक सूत्री होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आरएनए के काम की तो आरएनए का जो काम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, यानी कि आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो जो आरएनए होता है, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तरीके से काम करता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है। वैसे अगर हम बात कर चुके हैं कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, परंतु जिन जीवों में डीएनए नहीं पाया जाता है उनमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरीके से काम करता है। तो इसके आधार पर आरएनए को 2 भागों में बांटा गया है। आरएनए 2 प्रकार के होते हैं, एक है आनुवंशिक आरएनए और दूसरा है अनानुवंशिक आरएनए। आनुवंशिक आरएनए यानी कि ऐसा आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल के तरीके से काम करे, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ के तरीके से काम करे। और इसको सबसे पहले देखा था एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फैकेल कॉनरेड। क्या नाम है? फैकेल कॉनरेड। ये एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टीएमवी पर, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि तंबाकू में पाया जाता है, इस पर जो है आनुवंशिक आरएनए की खोज की थी। इस तरह के वायरस में ये जो आरएनए होता है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है। इसके अलावा एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उसके अलावा इन्फ्लुएंजा है। इन सभी जीवों में, वायरसों में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल के तरीके से काम करता है। उसके अलावा जो अनानुवंशिक आरएनए होता है, दूसरा टाइप है अनानुवंशिक आरएनए। ये उन जंतुओं में पाया जाता है जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तरीके से काम करता है, यानी कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जीवों में अनानुवंशिक आरएनए पाया जाता है जिसमें डीएनए अनुवंशिक पदार्थ के तरीके से काम करता है। और जो अनानुवंशिक आरएनए होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है,
तो अभी तक हमने बात किया आरएनए की खोज सेवेराओ ने किया, रॉबर्ट होली ने, कार्ल बोसे ने किया था। आरएनए की जो संरचना होती है डीएनए की तरह होती है और आरएनए के अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जा सकते हैं। ऐसे आरएनए को आनुवंशिक आरएनए कहा जाता है। इसको सबसे पहले फैकल कॉनरेड ने देखा था टीएमवी में, टोबैको मोज़ेक वायरस में। उसके अलावा एचआईवी में, इन्फ्लुएंजा में इसको देखा गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को आरएनए लेके जाते हैं। दूसरा जो टाइप है अनानुवंशिक आरएनए, ये उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है जिनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के तरीके से काम करता है और ये 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। mRNA, rRNA, tRNA। mRNA मतलब मैसेंजर, संदेशवाहक जिसे बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए। दूसरा है राइबोसोमल यानी कि राइबोसोमी आरएनए। तीसरा है ट्रांसफ़र आरएनए यानी कि स्थानांतरण आरएनए। बारी बारी से हम इनके समझेंगे कि mRNA क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, rRNA क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, tRNA क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं mRNA। सबसे पहले mRNA का पूरा नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। जैसा कि शब्द सही लग रहा है मैसेंजर, यानी ये मैसेज लेके जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैसेंजर आरएनए की खोज किसने की थी। तो मैसेंजर आरएनए की खोज जैकब व मोनोद ने की थी। जैकब व मोनोद ने mRNA की खोज की थी। और mRNA का जो निर्माण होता है वो डीएनए के टेम्पलेट से होता है, यानी कि जब डीएनए के दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं तो उसको टेम्पलेट बोलते हैं और उसी टेम्पलेट से आरएनए अणुओं का निर्माण होता है, यानी उससे बनता है mRNA अणु। तो जो mRNA अणु का निर्माण है वो डीएनए के टेम्पलेट से, डीएनए के टेम्पलेट से निर्माण होता है। जो ये mRNA होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही mRNA से कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स का निर्माण करते हैं, यानी कि प्रोटीन अणुओं का निर्माण करते हैं। एक ही mRNA से कई सारे प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं और इसीलिए उसको बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एडवांस टाइप की कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक mRNA से एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA कहा जाता है। mRNA का जो कार्य होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए सूचना देता है कि प्रोटीन निर्माण अब करना है, तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, इसी मैसेज को लेकर के जाता है जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होना है। तो mRNA का कार्य क्या होता है कि डीएनए द्वारा प्राप्त सूचना को जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होना है उस सूचना को वहाँ तक वो लेके जाता है mRNA, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये मैसेज लेके जाता है। राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है तो वहाँ पर ये मैसेज लेके जाता है कि अब आपको प्रोटीन का निर्माण करना है। दूसरा है rRNA। एक बात इसमें और, ये लगभग 2 से 3% कुल आरएनए का होता है, यानी कि टोटल जो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए पाया जाता है उसका टोटल जो mRNA होता है वो 2 से 3% होता है। ठीक है, अब दूसरा जो आरएनए है वो है rRNA। rRNA की बात करें तो rRNA की खोज कुंट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। कुंट्ज, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने rRNA के बारे में बताया था। और rRNA का जो निर्माण होता है वो जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में जो जीन होते हैं उनमें जो सूचनाएं होती हैं उससे जो है rRNA का निर्माण होता है।
आरआरएनए ये न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम के पास पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। जो टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, परंतु आरआरएनए राइबोसोम के पास होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, गुणसूत्र से, क्रोमोसोम से होता है। उसके जीन में जो निहित सूचनाएं होती हैं उनसे जो है आरआरएनए का निर्माण होता है। इसकी खोज किसने की थी? कुंट्ज ने की थी। ठीक है, और आरआरएनए का जो काम होता है वो राइबोसोम के निर्माण में होता है। यानी कि जो राइबोसोम होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन। प्रोटीन जो लगभग 35% होता है और आरआरएनए जो होता है वो लगभग 65% होता है। 65% क्या होता है? आरआरएनए। तो अगर बात किया जाए तो आरआरएनए राइबोसोम के निर्माण में काम करता है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। राइबोसोम के बिना प्रोटीन संश्लेषण होगा ही नहीं। अभी आगे जो नेक्स्ट वीडियो बताया जाएगा तो सबसे पहले बताया जाएगा कि डीएनए से आरएनए कैसे होता है, फिर उसके बाद बताया जाएगा आपको कि प्रोटीन का निर्माण किस तरीके से होता है हमारे सेल्स के अंदर। तो जो आरएनए होता है ये कुल आरएनए का 80% होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आरएनए पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? आरआरएनए पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो तीनों प्रकार के आरआरएनए होते हैं, यानी तीनों प्रकार के जो आरएनए होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा आरआरएनए पाया जाता है 80%, जबकि एमआरएनए 2 से 3% ही पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका कार्य क्या होता है? राइबोसोम के निर्माण में, राइबोसोम के निर्माण में आरआरएनए का उपयोग होता है। उसके अलावा अनुवादन के समय संरचनात्मक तथा उत्प्रेरकी रोल में इसका काम आता है। यानी कि जब अनुवादन का मतलब क्या होता है? जब प्रोटीन का निर्माण होता है, जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उस समय आरआरएनए का उपयोग किया जाता है संरचनात्मक रूप से, और उत्प्रेरक के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे टीआरएनए के बारे में। तीसरा जो हमारा है आरएनए वो क्या है? टीआरएनए। बच्चों इन तीनों प्रकार के आरएनए से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन का ही एग्जाम क्यों ना हो। चाहे डीएनए आरएनए के में बेसिक डिफरेंस की बात न क्यों करें, पूछा ज़रूर जाता है। तीसरा जो आरएनए है वो टीआरएनए है, यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लगभग कुल आरएनए का 15% ये होता है कोशिका के अंदर। यानी कुल आरएनए का कितना? 15% टीआरएनए एक कोशिका के अंदर होता है। और इसकी खोज किसने की थी? क्रिक ने की थी। क्रिक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? क्रिक ने की थी। ये सबसे कम पाया जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि सबसे छोटा पाया जाता है। यानी कि इसकी जो साइज़ होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं उसकी संख्या बहुत कम होती है, जबकि ये 15% पाया जाता है पूरी कोशिका के अंदर। अब जो टीआरएनए होता है इसकी खोज क्रिक ने की थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीआरएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर होता है टीआरएनए। और टीआरएनए को साल्बुल आरएनए भी कहा जाता है। साल्बुल आरएनए या एसआरएनए इसको कहा जाता है, या इसको एडाप्टर आरएनए भी कहा जाता है। एडाप्टर आरएनए, एडाप्टर आरएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, तो ये जो एमआरएनए सूचना लेके आता है राइबोसोम के पास, तो टीआरएनए ये एक अमीनो अम्ल को साथ में लेकर आता है। और टीआरएनए में एंटीकोडान भाग होता है जो कि एमआरएनए के कोडान वाले भाग से जुड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? साल्बुल आरएनए या एडाप्टर आरएनए, एसआरएनए, या फिर इसको एडाप्टर आरएनए कहा गया है। उसके अलावा इसकी जो संरचना होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एल शेप, यानी एल के आकार की, जिसे हम लोग 3D बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर।
एल शेप स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। इसको किम व क्लग ने बताया था। किम व क्लग ने एल शेप टीआरएनए की जो संरचना होती है, किम व क्लग ने इसको जो है बताया था 1974 में बताया था। कब बताया था? 1974 में बताया था। उसके अलावा ये क्लोवर लीफ जैसी इसकी संरचना होती है। किस तरह की? क्लोवर लीफ, क्लोवर की पत्ती की तरीके इसकी, यानी 2D संरचना, 2D स्ट्रक्चर के बारे में रॉबर्ट होली ने बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट होली ने। रॉबर्ट होली ने कब बताया था? 1965 में बताया था। 1965 में रॉबर्ट होली ने कि जो क्लोवर लीफ मॉडल होती है टीआरएनए का, उसकी यानी 2D जो स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, वो रॉबर्ट होली ने बताया था। अब हम लोग देखेंगे कि टीआरएनए की संरचना कैसी होती है। जैसे कि हमने बताया कि एल शेप स्ट्रक्चर होता है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर टाइप का होता है। तो क्लोवर लीफ को किसने बताया? रॉबर्ट होली ने बताया 1965 में। एल शेप किसने बताया? किम व क्लग ने बताया था। ये इंपॉर्टेंट है नीट की परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये मल्टीपल चॉइस में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी जो संरचना होती है, हम लोग ये क्लोवर लीफ मॉडल देखेंगे, एल शेप नहीं देखेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोवर लीफ मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एल शेप बनाता क्यों है? क्योंकि ये कहीं कहीं मुड़ के जो है द्विसूत्री बना लेता है। सुइडो यानी कि जो है झूठा मुड़ जाता है तो द्विसूत्री बना लेता है, इसीलिए ये एल शेप का होता है। परंतु जो क्लोवर लीफ मॉडल है, इसको रॉबर्ट होली ने दिया था। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें 4 भुजाएं होती हैं। ये टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल संरचना है। क्लोवर लीफ एक प्रकार की पौधा होता है जिसमें इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की ये संरचना होती है और ये इसकी पत्ती होती है। तो उसी टाइप की संरचना है। इसमें 4 भाग इसके होते हैं। एक ग्राही भुजा होता है, दूसरा इसमें एंटीकोडॉन भुजा होती है, तीसरा इसमें डीएचयू या टी-साइसी भुजा होती है, चौथा डीएचयू भुजा होती है। ठीक है। ग्राही भुजा यानी एक्सेप्टर आर्म, ये वाला एक्सेप्टर आर्म होता है जिसमें 2 एंड होते हैं, एक 3' एंड होता है, एक 5' एंड होता है। 5' एंड पे ग्वानिन होता है और 3' एंड पे ACC होता है। और ये जो एंड होता है ये अमीनो अम्ल को जोड़ने का काम करता है, यानी कि टीआरएनए से यहाँ पर क्या जुड़ता है? अमीनो अम्ल जुड़ता है। दूसरा जो भाग है एंटीकोडॉन भुजा, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये भुजा, ये एंटीकोडॉन भुजा होता है। ये जो mRNA होता है उसी के पूरक इस पे कोडान होते हैं, जिसे हम लोग एंटीकोडॉन कहते हैं। mRNA की कॉपी आएगी, उस पर जो भी कोडान निहित होगा उसी के पूरक इस पर एंटीकोडॉन होगा। और ये जो एंटीकोडॉन होता है ये प्रत्येक 20 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होता है, ये कोड होते हैं। ठीक है। तो इससे क्या जुड़ता है? mRNA जुड़ता है। एंटीकोडॉन टीआरएनए से mRNA के कोडान इसमें जुड़ते हैं। दूसरा है टी-साइसी भुजा। टी-साइसी भुजा से राइबोसोम जुड़ता है। अभी जब आपको आगे बताया जाएगा कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि, तब उसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि राइबोसोम से कौन सा भाग जुड़ता है। तो राइबोसोम से टी-साइसी भुजा जो होती है वो राइबोसोम से जुड़ती है। उसके अलावा डीएचयू भुजा होती है, ये भी टीआरएनए का चौथी भुजा है। ये डीएचयू डाई हाइड्रोयूरिडीन ये लूप है और ये जो है एंजाइम से जुड़ता है। किससे? एंजाइम से। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं, तो ये भुजा जो होती है वो एंजाइम से जुड़ती है। तो इसके 4 भाग हमने देखे। ग्राही भुजा जो अमीनो एसिड को जोड़ती है, जिसके 2 एंड होते हैं, 5' और 3' एंड होते हैं। 5' एंड पे ग्वानिन होता है, 3' एंड पे एडेनिन, साइटोसिन और साइटोसिन यानी ACC होते हैं।
DHE लूप पे क्या होता है, एंजाइम जुड़ता है। T-साइसी भुजब क्या होता है, इस तरह राइबोसोम जुड़ता है। और एंटीकोडॉन वाले पे mRNA का कोडान, और इसमें जो tRNA में एंटीकोडॉन होता है जो हर एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड के लिए, इसमें अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होता है, विशेष होता है, तो वो इससे जो है जुड़ता है। तो ये था क्लोवरलीफ मॉडल tRNA का। अब हम लोग देखेंगे tRNA के कार्य क्या हैं। T का मतलब क्या है, ट्रांसफर। tRNA के कार्य ट्रांसफर करता है, यानी कि जो अमीनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को प्रोटीन निर्माण स्थल तक tRNA ही साथ में लेके जाता है। और प्रत्येक जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, ये अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग इनके अंदर कोडान होते हैं, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड को अलग अलग tRNA होते हैं, प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग tRNA होते हैं। तो ये क्या करते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कहाँ पे लेके जाते हैं, जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है वहाँ पर ये इसको स्थानांतरित करते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर से कहाँ, जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ये पूरा था RNA के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या देखा कि RNA क्या होता है, RNA कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि DNA से RNA का निर्माण किस प्रकार होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि RNA क्या होता है और RNA के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक प्रकार के RNA का कार्य क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।